हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओ शहरिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कल के पार्ट में हमने क्या देखा था। कल के पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर चोंगलैन ने कहा था कि विंग को एक मदरली वॉर्म की ज़रूरत है जो उसे संभाल सकें, या तो विंग को उनके रिलेटिव्स के पास रहने दें जिससे कि वो जल्दी रिकवर कर पाए। पर लगता है लैन कुरान ऐसा नहीं चाहते थे। लैन कुरैन विंग को अपने पास रखना चाहते थे, उसका ख्याल रखना चाहते थे। पर मैडम यू ने कहा कि विंग को वो अपने पास ले जाएंगी। लैन कुरैन विंग को वैसा केयर नहीं कर पाएंगे, वो मदरली हग, मदरली वार्म नहीं दे पाएंगे जैसा कि उसे देना चाहिए। लैन कुरैन ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानते हैं जिस तरह मैडम यू विंग को संभाल पाएंगी, विंग का केयर कर पाएंगी, वो वैसा नहीं कर पाएंगे। लैन कुरैन बहुत लाचार लग रहे थे, बहुत लाचार लग रहे थे। उनके हाथों में जैसे कुछ नहीं था और वो विंग को उनके रिलेटिव्स के पास भेजना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि विंग के रिलेटिव जो बचे हैं अब बहुत लालची हैं और कांसीसरन और वेचान से हमेशा से विंग को उनसे बहुत दूर रखा है, बहुत दूर। और अब वेचान से और कांसीसरन के जाने के बाद वो रिलेटिव्स विंग के पीछे पड़ जाएंगे और विंग के जान के दुश्मन बन जाएंगे। वैसे भी हमेशा से विंग उनके आंखों में गड़ता हुआ आया है, इसीलिए लैन कुरैन विंग को उसके रिलेटिव्स के पास भेजना नहीं चाहते थे। लैन कुरैन ने मैडम यू से हामी भर दी थी कि वो विंग को यहाँ से ले जा सकती हैं। उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था मैडम यू के साथ भेजने के अलावा। वो विंग का उस तरीके से केयर नहीं कर पाएंगे, वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने विंग को यू के साथ जाने के लिए हामी भर दी थी। यहाँ प्रेसिडेंट लैन अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट लैन तो उसी वक्त लैन पैलेस से निकल चुके थे जब डॉक्टर सोंगलैन ने विंग को ट्रीट कर लिया था और विंग अपने बेड पे सोया हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के रूम के बाहर खड़े होकर विंग को देख रहे थे, अपनी निगाहों से उस छोटे से बच्चे को फेस को देख रहे थे जो कि काफ़ी पेल था। प्रेसिडेंट लैन को निमिंजे का कॉल आया जिसके बाद वो वहाँ से विंग को आखिरी बार देखने के बाद वहाँ से चले गए थे। और प्रेसिडेंट लैन को ये भी नहीं पता था कि उनके जाने के बाद विंग को होश आया था और होश में आकर उसने उस टेलीविज़न में फ्लैश होती हुई न्यूज़ को देख लिया था जिसमें उसके डैड और मॉम की डेथ हुई थी। उस बच्चे ने ये सब अपने आंखों के सामने देख लिया था। बार बार एक ही न्यूज़ उस टीवी पे फ्लैश हो रही थी। उस न्यूज़ को विंग ने अपनी आंखों से देख लिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी प्रेसिडेंट ऑफिस में थे और उन्हें नी मिंजे रिपोर्ट दे रहे थे। नी मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट, पेपराजीज, मीडिया सभी आपसे बात करना चाहती हैं, वो आपके साथ एक मीटिंग करना चाहती हैं। वांगजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। नी मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट, मीडिया ही नहीं बाकी लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे कई मिनिस्टर्स हैं जो आपके खिलाफ हो गए हैं और कई तो आपके साथ हैं। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली? यहाँ से ऑर्डर कैसे किया? नेमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट, हमें कुछ क्लू तो मिले हैं, कुछ सबूत तो मिले हैं, पर वो काफ़ी नहीं है, आपको मीडिया से बात करना पड़ेगा। नेमिंजे ने कहा, ज़रूरत नहीं है, मीटिंग फिक्स करो, मिनिस्टर से मिलते हैं। वांगजी वहाँ से उठ गया और नी मिंजे उसके पीछे पीछे आने लगे।
निमिंज जानते हैं अगर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उनसे कुछ कहा है करने के लिए तो उनके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा होगा। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पीछे पीछे निमिंजे चलने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम में दूसरी तरफ एक पर्सन बार बार लगातार कई कॉल पे कॉल किए जा रहा था 2 लोगों पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। लंदन के एक 5 स्टार होटल के रूम में जहाँ क्राउन प्रिंस लैन सिचैन थे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे। वो एक बिजनेस मीटिंग के चलते लंदन आए थे, पर जब उन्हें पता चला कि अजीलिया पर अटैक हुआ और वो भी लैंस ने अटैक किया, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने सारी मीटिंग को अपने कैंसिल कर दिया था और वो वापस आने के लिए फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, पर कोई भी उन्हें फ़्लाइट टिकट मिली ही नहीं। वो वापस वहाँ से नहीं आ पा रहे थे, यहाँ तक कि उनका प्राइवेट प्लेन तक नहीं आ पा रहा था यहाँ। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। एक तो उनके ब्रदर और उसके अंकल का कॉल भी नहीं लग पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। लंदन में चाइना की कोई प्लेन ना आ रही थी ना वहाँ से वापस जा रही थी। इसी वजह से वहाँ के सारे जितने भी सिविलियंस थे वहाँ पे स्टक होके रह गए थे। इसी वजह से लैन सिचैन का कॉल भी नहीं लग रहा था। लैन सिचैन वहाँ पूरी तरीके से फंस चुके थे, वहाँ से वो चाइना के लिए आ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ जब प्रेसिडेंट लैन वांगजी लैन पैलेस में आए तो उन्हें पता चला कि विंग को मैडम यू यहाँ से ले जा चुकी हैं। पता नहीं क्यों ये बात सुन के प्रेसिडेंट लैन वांगजी को बहुत अजीब सा दर्द हुआ, पता नहीं क्यों, पर उन्होंने अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लाया, जैसे कि उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो विंग के यहाँ से आने से या तो जाने से। पर उन्हें फ़र्क तो पड़ा था, बहुत पड़ा था, पता नहीं क्यों, उन्हें नहीं पता, वो सोचना नहीं चाहते थे। पर उन्हें विंग की वो आंखें दिखाई दे रही थी जिसमें बहुत ज़्यादा आंसू थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी लैन कुरैन के पास से अपने जिंगशी में चले गए और उन्हें रात भर विंग की वो आंखें दिखाई दे रही थी जो उससे मदद मांग रही थी और कह रही थी प्लीज़ प्लीज़ मेरे मॉम डैड को बचा लो। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के माइंड में बार बार एक ही आवाज़ गूंज रही थी, कैसे विंग उनसे हेल्प मांग रहा था, वो हेल्पलेस था और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी से मदद मांग रहा था और प्रेसिडेंट लैन वांगजी उसकी मदद नहीं कर पाए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी रात भर यही सोच रहे थे, उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी और साइड टेबल पर रखा हुआ अलार्म क्लॉक भी बज उठा, जिसमें 5 बजे का अलार्म सेट था। वो घड़ी भी 5 बजने का अलार्म बजाते हुए ये इंडिकेट कर रही थी कि 5 बज चुके हैं। प्रेसिडेंट लैन ने उस घड़ी को बंद किया और वो उठकर बैठ गए। वो अपने रूम के विंडो से बाहर की तरफ देखने लगे जहाँ सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा था। उन माउंटेन्स के बीच में से उगता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो नई सुबह का आगाज़ कर रहा था, जैसे कि सारे तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। पर क्या सबकी लाइफ में खुशियाँ हैं? शायद नहीं। जैसे प्रेसिडेंट लैन वांगजी की नज़रें उस तरफ बाहर की खूबसूरती को देख रही हैं, उसी तरह से किसी और की भी नज़रें युनमक में उगते हुए सूरज को देख रही हैं और उगता हुआ सूरज की रोशनी उसके फेस पे पड़ रही है, जिससे वो पर्सन और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो पर्सन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, पर उसकी आँखें
बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी थी और उस पर्सन की खूबसूरत नज़रें बाहर के नज़ारे को देख रही थीं। उन आँखों में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली, जैसे कि उसे किसी बात की, किसी चीज़ की कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। कितने ही सवाल उसके दिल में थे, पर उसका माइंड इन सवालों के उत्तर देने के लिए शायद इस वक्त तैयार नहीं था। उसका स्टेट ऑफ माइंड उस स्टेट में नहीं था कि वो अपने आसपास की चीज़ों को देख सके, समझ सके, सोच सके और रिएक्ट कर सके। शायद ये पर्सन तो बिल्कुल किसी पपेट की तरह, किसी पुतले की तरह लग रहा था, जो उस बड़े से कांच के विंडो से बाहर के नज़ारे को देख रहा था। पर किसी ने विंग के रूम के डोर को खोला और उसने अंदर आते हुए विंग को देखा, जो उस बेड पर बैठा हुआ है। वो पर्सन मैडम यू थी। मैडम यू के पीछे उनके दोनों बच्चे जियांग यानली और जियांग चैंग। जियांग यानली एक अल्फ़ा है, 25 ईयर ओल्ड लड़की हैं और जियांग चैंग भी एक अल्फ़ा है। मैडम यू चलकर अंदर आईं और वो विंग के पास आकर बैठ गईं उसी बेड पे। पर विंग का ध्यान उन पर नहीं गया। वो तो बहुत गहरी सोच में कुछ सोच रहा था। जियांग चैंग और जियांग याली बेड के पास खड़े थे। मैडम यू ने विंग के पास बैठकर उसे देखते हुए कहा, विंग। पर विंग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका तो ध्यान ही नहीं था। वो तो किसी गहरी सोच में कुछ सोच रहा था। कई क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे थे जिन्हें वो सोच रहा था। मैडम यू ने दोबारा विंग को बुलाते हुए उसके फेस पर अपना हाथ रखा बहुत प्यार से और फिर से कहा, विंग। विंग का ध्यान अब मैडम यू की तरफ गया था। विंग ने मैडम यू की तरफ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। मैडम यू ने कहा, विंग, तुम कैसे हो? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। मैडम यू ने कहा, विंग, क्या तुम मुझे जानते हो? विंग ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने हाँ या ना में भी कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस उन क्वेश्चंस को सुन रहा है, पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मैडम यू ने कहा, तुम्हें पता है विंग, मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड। ये सुनकर भी विंग के फेस पर कोई भी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आए थे। मैडम यू ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, विंग, तुम बैठे क्यों हो? चलो हमारे साथ डिनर करने चलो, सॉरी, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने चलो विंग। मैडम यू ने विंग का हाथ पकड़ा और उससे कहा, विंग, ये देखो, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा ड्रेसअप है, क्लोजेट है, तुम्हारे सारे ड्रेसेस हैं यहाँ पे। तुम्हें जो पहनना होगा तुम यहाँ पहनना, ठीक है? मैं तुम्हारे माँ की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है? तुम्हें ज़रा भी मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैडम यू खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वो विंग को उस स्टेट ऑफ माइंड से निकालने की कोशिश कर रही थी जिस स्टेट में विंग है। मैडम यू जानती हैं कि विंग का उस वीडियो का, उस न्यूज़ का उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। डॉक्टर ने वैसे भी कहा था कि विंग के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा उसके जागने के बाद ही पता चलेगा। पर विंग तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं रहा है अपने मॉम डैड की मौत को देखकर। इसकी वजह से सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, पर वो विंग के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं ना, जब आप किसी अपने को खो देते हो
तो आपके सीने में जो दर्द उठता है वो दर्द आपको बदल के रख देता है। कुछ लोग उस दर्द की वजह से रूड बन जाते हैं, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अलग रहने लगते हैं। और कुछ लोग उस दर्द की वजह से शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। वो दर्द उनकी पूरी शख्सियत को बदल के रख देता है, जैसा शायद आज विंग के साथ हो रहा है। हमेशा हंसने वाला पर्सन, हमेशा मुस्कुराने वाला पर्सन, जिस पर्सन के फेस से कभी स्माइल जाती नहीं थी, हमेशा हंसता रहता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था, आज वही पर्सन बिल्कुल शांत हो गया है। जैसा कि विंग कभी हंसा ही ना हो, वो हंसना भूल गया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था और मैडम यू का दिल जैसे टूटा जा रहा था, कई टुकड़ों में बिखर गया था विंग को ऐसा देखकर। हाँ हाँ, मैडम यू ने विंग से बहुत कम मिली हैं, पर उसकी बातें तो सुनी है ना, उसके शरारतों के बारे में तो उन्होंने सुना है ना। माना माना कि उनकी फ्रेंड उन्हें बिना बताए, बिना कोई रीज़न बताए चाइना छोड़ के चली गई थी, सब कुछ छोड़ के चली गई थी, पर मैडम यू ने तो उसको नहीं छोड़ा था ना। उसके हर बात की खबर रखती थी और उसके जान से प्यारे बेटे की भी खबर वो रखती थी। उन्हें पता है विंग कैसा है, उन्हें पता है, इसीलिए आज उनका दिल बैठा जा रहा था विंग को इस कंडीशन में देखकर। मैडम यू ने कहा, विंग चलो चलो चलो, तुम बात ले लो तो हम नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे हम सब। मैडम यू विंग को मदरली फॉर्म देने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि एक मदर अपने बच्चे के साथ करती है, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे। पर क्या वो दे पाएंगी? विंग को तो उसकी मदर चाहिए थी ना, उसकी मदर चाहिए थी। यालिनी ने हंसते हुए कहा, विंग चलो हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम सब तुम्हें युनमकपुरा घुमाएंगे। पता है हमारे युनमक बहुत खूबसूरत है, जंगशा ने कहा। हाँ विंग, हमारा युनमक बहुत खूबसूरत है, खासकर वो लोटस पाउंड, तुम देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जंगशा यानली विंग से आज पहली बार मिले हैं। उन्होंने विंग को अपने सामने आज पहली बार देखा है। हमेशा उन्होंने अपने मदर से विंग के बारे में सुना है, उसकी शरारतों के बारे में सुना है, उसकी शरारतों को देखा भी है, पर सामने से कभी नहीं उन्होंने देखा विंग को। आज वो विंग को अपने सामने देखकर बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। उन्हें विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, पर शायद उन्हें ये नहीं पता विंग यहाँ है क्यों। और मैडम यू और जियांग फैमिया ने उन्हें बताया भी नहीं। उन्होंने तो बस इतना बताया है, विंग उनके फ्रेंड का बेटा है, बस इतना ही, जो यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला है। उन्होंने बस इतना कहा। शायद मैडम यू और जियांग फैमिया जंगशा और यालिनी को ये बात नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि जंगशा और यालिनी विंग से उसके मदर और फादर के बारे में ना पूछ लें, और उन्होंने उन दोनों से ये पूछने के लिए मना भी किया था। जंगशा यालिनी इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, इतने भी फूल नहीं है कि वो इस बात को ना जान पाए कि बात बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस मैटर है। वो दोनों ही जानते थे, आखिर वो दोनों एडल्ट थे, 22 ईयर के थे, तो उन्हें तो ये सब समझ में आ ही रहा था कि विंग यहाँ ऐसे ही नहीं है, उसके साथ ज़रूर ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा। और उन्होंने भी तो वो न्यूज़ देखा था ना, इसीलिए वो विंग को चीयर अप करना चाहते थे, विंग का मूड सही करना चाहते थे, क्योंकि विंग उन्हें अपना लिटिल ब्रदर की तरह लगता है और इकलौता ओमेगा ब्रदर, क्योंकि वो दोनों ही अल्फ़ा थे और उन दोनों को एक ओमेगा बेबी ब्रदर या बेबी गर्ल चाहिए थी, जो आज उन्हें विंग के रूप में मिला था। तो वो दोनों विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो दोनों विंग को युनमक घुमाना चाहते थे, अपना फेवरेट लोटस पाउंड दिखाना चाहते थे। मैडम यू ने विंग का हाथ बहुत प्यार से पकड़ा और उसे क्लोजेट के पास ले गई और उसे कहा, विंग तुम्हें कौन सा ड्रेस पहनना है। वो बिल्कुल विंग के साथ एक मदर की तरह बिहेव कर रही थी, वो उसे कपड़े सिलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर रही थी,
और जंगशा और यालिनी इससे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उनका क्यूट सा लिटिल ब्रदर मिला था। जंगशा ने कहा, आखिर तुम क्यों बहुत क्यूट हो, देखो तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए। यालिनी जंगशा ने विंग को एक ड्रेस दिखाते हुए कहा। यालिनी ने उस ड्रेस को देखकर कहा, जंगशा तुमने कितना गंदा ड्रेस सिलेक्ट किया, ये बहुत बुरा है, विंग के ऊपर एक अच्छा नहीं लगेगा। यालिनी ने वार्डरोब से एक ड्रेस को निकालते हुए कहा, विंग ये देखो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और उसने विंग की तरफ उस ड्रेस को बढ़ा दिया, पर विंग ने उस ड्रेस को पकड़ा ही नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसका शरीर तो यहाँ है पर माइंड कहीं और है। मैडम यू ने विंग को देखा और उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, तुम दोनों निकलो इस रूम से, तुम दोनों अल्फा हो, ये एक ओमेगा का रूम है, निकलो बाहर। बेचारे जंगशा और यालिनी सैड सा फेस बनाते हुए उस रूम से बाहर निकल गए। मैडम यू ने कहा, विंग ये लो, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने विंग के लिए एक ड्रेस को निकाला और विंग को लेकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई और उन्होंने उस वॉशरूम में विंग के लिए एक ड्रेस को रखा और विंग से कहा, विंग क्या मैं तुम्हारे लिए बात तब तैयार कर दूँ? पर विंग ने तो कुछ कहा ही नहीं। मैडम यू ने अपने झिलमिलाते हुए आँखों से, जिसमें आंसू फिल थे पर वो बाहर निकलने से उसे रोक रही थी, उन आँखों से उन्होंने विंग को देखा और विंग को वो हाथ पकड़ के बहुत प्यार से उस वॉशरूम के अंदर ले गई और उन्होंने उससे कहा, विंग तुम फ्रेश हो जाओ, मैं यहीं हूँ। विंग पता नहीं कितने घंटों से उस बाथरूम में था। शायद वो रो रहा था। उस बाथरूम के अंदर विंग उस दरवाजे से लगकर रो रहा था, बहुत रो रहा था। वो बच्चा टूट गया था, बिल्कुल टूट गया था। उसे अपनी मॉम चाहिए थी उसे। विंग साइलेंटली वो रो रहा था। उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, यहाँ तक कि सिसकने की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लगातार उसके उन खूबसूरत आँखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर उसके मुंह से उन खूबसूरत होठों से एक भी आवाज़ नहीं निकले, जैसे कि विंग ने उन होठों को इजाज़त नहीं दी थी कुछ आवाज़ बाहर निकालने के लिए। वो तो उन आँखों से अपने आंसुओं को बहाए जा रहा था। शायद विंग ने उन आँखों को भी आंसू निकालने से मना किया था, पर उन आंसुओं ने विंग की बात तो सुनी ही नहीं ना। वो बेबाक रोए जा रहे थे और आंसू के रूप में विंग का वो दर्द बाहर आ रहा था। विंग उस बाथरूम के डोर से लगकर उसने अपने दोनों घुटनों को अपने हाथों से जकड़ रखा था और वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। पर जैसा कि उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बस उसके आँखों से आंसू निकल रहे थे। विंग को अपने मॉम डैड के साथ बिताए हुए वो मेमोरी याद आ रही थी जो उसने बिताए थे। कितना खुश था ना वो अपने मॉम डैड के साथ उस लाइफ में, कितना खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी मॉम कितना प्यार करती थी ना उससे। कहते हैं ना, लोग तो चले जाते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर उनकी यादें हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती हैं, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते हैं। वो यादें हमें एक दर्द के रूप में हमारे साथ रहती हैं, या तो एक खुशी के पल, हर खुशी के पल में वो हमारे साथ रहती हैं। पर वो लोग हमारे साथ नहीं ना रहते हैं, जिनके साथ हमने वो यादें बिताई थी। वो हमें बस याद आते हैं,
हम उन्हें देख सकते हैं अपनी बंद आँखों से, अपने सपनों में या अपनी खुली आँखों से उन्हें देख सकते हैं, पर उन्हें हम छू नहीं सकते। हम छूने जाएंगे तो वो गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे हवा में, बिल्कुल किसी धुएं की तरह। बीइंग अपने मॉम डैड के साथ उन पलों को याद कर रहा था जिसे वो कभी छू नहीं सकता। वो पल कभी वापस नहीं आ सकते उसके पास, और वो लोग भी उसके पास कभी वापस नहीं आ सकते। बीइंग को याद है उसकी मॉम ने उसे इन लोगों के बारे में बताया था, उनकी तस्वीरें दिखाई थी, उनके नाम को बताया था, जो आज भी बीइंग को याद है। इसीलिए बीइंग इन लोगों के साथ रह रहा है, वरना तो वो खुद के जान को खो देता अगर उसे उसकी मॉम की बातें याद नहीं होती तो। उसकी मॉम ने कहा था, बीइंग ये तुम्हारे मॉम डैड के फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। ये कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम इनके साथ हमेशा रहना। जब भी वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे तुम उनके साथ रहोगे। ये पता नहीं क्यों कांचा सरन ने उस वक्त कहा था जब वो अपने फैमिली के साथ खुश थी। शायद उसे कुछ ऐसा लगा हो कि वो शायद ज़िंदा ना रह पाए, पता नहीं क्यों। शायद कांचा सरन की वो इंट्यूशन थी जो उसे याद आ रही थी, तो उसने बस ऐसे ही कह दिया था। और आज वो विंग को वो बात याद आ रही थी कि उसकी मॉम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, इसीलिए वो अपने मॉम के बात को मान रहा है, पर उन्हें बहुत याद भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा। कांचा सरन विंग को वो मदरली वार्म दे पा रही हैं, वो कंधा दे पा रही हैं, पर वो शायद वो एम्ब्रेस, वो वार्मनेस वैसा विंग को फील नहीं करा रही थी जो विंग को उसकी मॉम फील कराती थी, जिससे उसे सुकून मिलता था। उसे तो अपनी मॉम चाहिए थी, बस अपनी मॉम। विंग अपने मॉम की यादों में खोया ही था, पर उसे अपने कानों में मैडम यू की आवाज़ सुनाई दी, जो उससे कह रही थी, विंग क्या तुम ठीक हो? चलो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। विंग ने बस अपने मुंह से बस एक आवाज़ निकाली, मैडम यू ने उस आवाज़ को सुना जिस आवाज़ में बहुत दर्द था। मैडम यू ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और वो वापस उसी बेड पे बैठ गई जहाँ वो पहले बैठी थी। विंग कुछ मिनट बाद बाहर आ गया। विंग ने एक ब्लैक ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। हाँ, वो हमेशा से प्रिटी लगता है, हर ड्रेस में प्रिटी लगता है, बहुत क्यूट लगता है, मैडम यू जानती हैं। पर मैडम यू को वो आंखें वैसी नहीं लग रही थी जो हमेशा से लगती हैं, शाइनी आंखें, ब्राइटफुल आंखें, चेयरफुल आइज़, हमेशा हैप्पी रहने वाली आइज़ में आज उदासी थी। वो आंखें आज हंस नहीं रही थी। कहते हैं ना, जब लोग खुश होते हैं तो उनकी आंखें भी मुस्कुराती हैं, पर विंग की आंखें आज वैसी नहीं थी जो हमेशा मैडम यू को दिखती थी। हमेशा मैडम यू ने विंग को पीछा किया है, मैडम यू ने विंग का पीछा किया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैडम यू हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने सामने देखना चाहती थी। पता नहीं क्यों मैडम यू की बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया। मैडम यू हमेशा इस सोच में रहती हैं कि उन्होंने उनसे क्या गलती हो गई जो उनकी फ्रेंड ने उन्हें इस तरह छोड़ के चली गई, बिना बताए, बिना कुछ बताए, और उनका एक बच्चा उनके पास था। मैडम यू को तो ये भी नहीं पता था कि कांचा सरन प्रेग्नेंट थी और उनके पास उनका एक बेबी भी है। जब 5 साल बाद कांचा सरन को मैडम यू ने खोज लिया कि वो कहाँ है, तब उन्हें पता चला था कि कांचा सरन माँ बन चुकी हैं। उनका 5 साल का एक बेटा है जो कि एक ओमेगा है। तब जाके उन्हें पता चला था। मैडम यू कांचा सरन से कांटेक्ट करना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि तुम यहाँ से छोड़ के क्यों चली गई। मैडम यू ने
कांसी सेरन से कांटेक्ट भी किया था और कांसी सेरन बहुत खुश हुई थी अपने बेस्ट फ्रेंड को से बात करके। और कांसी सेरन को मैडम यू ने चाइना वापस बुलाया था, पर चाइना वापस आने के बाद से मैडम यू ने कांसी सेरन ने मैडम यू से दूरियां बना ली। कांसी सेरन को लग रहा था कि वो चाइना नहीं आना चाहती हैं। उसके बाद से ही कांसी सेरन ने मैडम यू से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। बस वो विंग की कुछ ही झलक दिखाती थी मैडम यू को। वो भी इंसिस्ट करने के बाद, कहने के बाद कि उन्हें मैडम यू ने कहा था कि मुझे तुम्हारे बेटे को देखना है, क्या तुम दिखा नहीं सकती हो? क्योंकि मैडम यू इतने पता करने के बाद, इतनी स्पाइस छोड़ने के बाद भी, इतने लोगों को उनके पीछे छोड़ने के बाद भी उन्हें कांसेरन के बेटे को देखने को नहीं मिला था। इसलिए वो चाहती थी कि कांसेरन के बेटे को वो देखे, क्योंकि वो उनके फ्रेंड का बेटा है, उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, तो वो देखना चाहती थी क्योंकि वो विंग को अपने बेटे की तरह मानती थी। आखिर वो बेटा विंग को अपने बेटे की तरह क्यों ना माने? वो एक ओमेगा था और कांसेरन के पास हमेशा से उन्हें एक ओमेगा चाहिए था, जो कि उनके पास, और वो विंग को अब बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, जैसे कि विंग उनका खुद का बेटा हो। कांसी सेरन ने विंग के कुछ झलकियाँ को मैडम यू को दिखाया था, जिसमें मैडम यू खुश थी। आखिर उनके फ्रेंड ने अपने बेटे को दिखाया तो था, पर वो ज़्यादा मैडम यू समझ नहीं पा रही थी कि कांसी सेरन उनसे दूरियाँ क्यों बना रही है, वो चाइना से इतनी दूरियाँ क्यों बना रही हैं। मैडम यू समझ नहीं पाई और मैडम यू ने कांसी सेरन को प्रेशराइज भी नहीं किया। वो तो अपने फ्रेंड से बात करके ही खुश थी। माना कि वो उनकी फ्रेंडों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर वो उतने में ही खुश थी। कांसी सेरन को बातें को वो मैडम यू याद कर रही थी। वो अपनी ही उलझन में थी। मैडम यू को उनके होश में लाने का काम एक आवाज़ ने किया, जो उनसे कह रही थी, मॉम, क्या आप विंग को लेके नीचे नहीं आएंगी? तब जाके मैडम यू को होश आया था। वो तब जाके वो कांसी सेरन के ख्यालों से बाहर आई थी। मैडम यू ने विंग को देखा, जो उस विंडो से बाहर देख रहा था। मैडम यू ने विंग को देखा और उन्हें कांसी सेरन की बात याद आ गई थी दोबारा से। मैडम यू विंग के पास गए और उसे लेकर वो सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग टेबल पर ले गई और उन्होंने विंग को एक चेयर पे बहुत प्यार से बैठा दिया, बिल्कुल अपने बगल में, और वो सभी डिनर करने लगे। कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त भी बदल रहा है, वक्त ने भी अपनी करवटें ले ली हैं। ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत चुके हैं और मैडम यू ने विंग को बिल्कुल अपने बेटे की तरह, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार किया है। वो मदरली वार्म देने की कोशिश की है जो विंग को चाहिए था उस वक्त। शायद इस मदरली वार्म का, उस प्यार का विंग के ऊपर कुछ असर पड़ा, जो विंग हाँ या ना भी नहीं बोलता था। वो अब कुछ मुस्कुराने लगा है जंक्शा और यानी को देखकर। विंग आज लोटस पॉन्ड के पास बैठा हुआ है और जंक्शा और यानी उसके सामने शॉर्ट फाइट कर रहे हैं। वो विंग को कह रहे हैं, विंग देखो, ये मेरी तलवार है, ये मेरी स्वॉर्ड है, मैं आरसीटी को हरा दूंगा। विंग ने जंक्शा और यानी को देख रहा था, उसकी आंखें उन्हें देख रही थी। जंक्शा और यानी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और विंग को उनकी स्वॉर्ड फाइट दिखा रहे थे। विंग को भी शायद ये अच्छा लग रहा था, शायद उसे अच्छा लग रहा था। जब जंक्शा ने देखा विंग उन्हें छोड़ के किसी और डायरेक्शन में देख रहा है, तो जंक्शा ने भी उस डायरेक्शन में देखा जहाँ ढेर सारे पिंक कलर के बहुत खूबसूरत से लोटस फ्लावर्स थे, जो बहुत बड़े बड़े थे और वो अपनी खूबसूरती उस पूरे लोटस पॉन्ड में बिखेर रहे थे। जंक्शा ने विंग के पास बैठते हुए कहा, विंग, क्या तुम्हें वो चाहिए? विंग ने अपने
हाथ को आगे बढ़ाया और उस ब्यूटीफुल से लोटस की तरफ इशारा किया, जिससे जंक्शन समझ गया कि विंग को वो लोटस चाहिए। जंक्शन ने कहा, रुको मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। जंक्शन लोटस पाउंड में सीरियसली वो कूद गया था। एक छपाक की आवाज़ यानली को सुनाई दी और उसने देखा उस छपाक की वजह से विंग पूरा भीग गया है। यानली ने चिल्लाते हुए कहा, आचिंग, तुम्हारे वजह से विंग भीग गया है। अगर मॉम को पता चला ना हमने विंग को भिगा दिया, उसे जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, फीवर हो गया, तो हमें मॉम मार डालेंगी, तुम जानते हो ना। विंग के फेस पर एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्माइल आ गई, जिसे यानली ने देखा। जंगजा ने उस लोटस फ्लावर को तोड़ लिया था और वो बाहर आ रहा था। आखिर उसका छोटा ब्रदर उसे कुछ कहे और जंगशा ये माने नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जंगशा के ऊपर एक लोटस की लीफ भी, पत्तियाँ भी उसके सिर पे थी, जिसे वो निकालते हुए कह रहा था, सिचे, मैं भूल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, विंग एकदम किनारे पे है, आई एम सॉरी विंग। उसने विंग को वो खूबसूरत सा लोटस दिया, जिसे देख के विंग के फेस पर स्माइल आ गई। दूर खड़े हुए जियांग सेक्ट लीडर और जियांग सेक्ट की फुरैन ये देख रहे थे। मैडम यू और जियांग फैमिया देख रहे थे। जियांग फैमिया के आंखों में एक आंसू की परत आ गई, जिसने उन्होंने पीछे मुड़ के खुद के आंसू को छुपाते हुए उस आंसू को पोंछ लिया और वो वापस से देखने लगे। मैडम यू ने जियांग फैमिया से कहा, तुम आज भी उससे प्यार करते हो ना? तुम्हें विंग की आंखें उसकी याद दिलाती है ना? तुम आज भी उससे प्यार करते हो, है ना फैमियांग? जियांग फैमियांग ने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों? तुमने कभी उससे नफरत नहीं किया, क्यों यू? हाँ हाँ, मुझे विंग की आंखें उसकी याद दिलाती हो, उसकी याद दिलाती हैं। विंग को देखकर, उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, उसकी उन खूबसूरत ब्लू आइज़ को देख रहा हूँ, जिसमें हमेशा मुस्कुराहट होती थी। उसकी वो ब्लू आइज़ हमेशा खिलखिलाते हुए नज़र आती थी। वो खूबसूरत ब्लू आइज़ जिसने हमेशा मेरे दिल को, मेरे पूरी शख्सियत को हिला के रख दिया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। जियांग फैमिया उन खूबसूरत बीते हुए यादों में डूब गए जब उन्होंने अपने पहले प्यार को देखा था। वो हंसते हुए उनके कॉलेज में एंट्री कर रही थी और वो किसी से लड़ भी रही थी। हाँ, वो किसी पर्सन से लड़ रही थी और जियांग फैमिया की नज़रें उसकी नज़रों से टकराई थी, उन ब्लू आइज़ से। जियांग फैमिया उन बीते हुए यादों में खो गए थे जब उन्होंने अपने पहले प्यार को देखा था, उन ब्यूटीफुल ब्लू आइज़ को देखा था और उस पर्सन के खूबसूरत से फेस पे, उसके लिप्स के नीचे एक मोल जो उन्होंने देखा था। उस पर्सन के वो खूबसूरत सा चेहरा उनकी नज़रों से हट ही नहीं रहा था। मैडम यू ने कहा, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये उसी का बेटा है, मेरा दिल कहता है। जियांग फैमिया ने अपने बीते हुए पलों से होश में आते हुए कहा, नहीं, ये उसका नहीं है, ये चांसे का है। पहली बार मैंने भी देखा था तो मुझे यही लगा था, बिल्कुल यही लगा था कि मैं उसकी परछाई को देख रहा हूँ, बिल्कुल उसकी परछाई को, पर वो ये नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। तुम जानती हो ना यू?
वो दोनों बहनें थीं। शायद उसकी कुछ अक्ष विंग के अंदर है। मैडम यू ने कहा, तुमने सही कहा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों। वो दोनों विंग को देख रहे थे, उसके फेस को देख रहे थे जिसने उस लोटस के फ्लावर को लिया हुआ था, और चंचला जाने उससे बात कर रहे थे। विंग बस अपने सिर से हाँ या ना में अपने सर को हिला के उन सवालों का जवाब दे रहा था। बस इतना ही, वो कुछ कह नहीं रहा था। मैडम यू और जंग फैमिया को एक आवाज़ सुनाई दी। एक मेड ने कहा, जियांग सेक्ट लीडर महारानी, कुछ लोग आए हैं लैंड क्लैन से जो आपसे मिलना चाहते हैं। जियांग फैमिया ने कहा, ठीक है, हम आ रहे हैं, उनकी स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम यू ने घबराते हुए जियांग फैमिया से कहा, लैंड क्लैन से? मैं विंग को जाने नहीं दूंगी यहाँ से। फैमिया, मैं विंग को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है फैमिया, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैकरोज के नए सफ़र पे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लैंड सेक्टर से आखिर आया कौन है। क्या लैंड वांगजी आए हैं, या तो लैंड कुराइन आए हैं, और क्यों आए हैं? क्या वो विंग को ले जाने के लिए आए हैं वापस? आखिर वो आए क्यों हैं? चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। वैसे भी आज का पार्ट मैंने बहुत बड़ा बनाया है, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था। बाय बाय। मुझे कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाय बाय।